एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के लेसन नंबर 4 फूड सिक्योरिटी को, जो कि लास्ट लेसन है क्लास 9th का। हम कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स हम 12th तक कवर करेंगे और अगस्त तक हमारा सिलेबस जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा रिवाइज करके भी। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स भी मैं कवर कर रहा हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने आज ही 47 मिनट की एक वीडियो बनाई है, जिसको अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में साइकोलॉजी से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें फूड सिक्योरिटी की, तो फूड सिक्योरिटी क्या होता है। जनरली मैं आपको बता दूं कि फूड जो है वो उसकी सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए, यही फूड सिक्योरिटी है। मतलब कोई इंसान जो है भूखा नहीं रहना चाहिए, हर किसी तक भोजन की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो होगी जनरल बात। अब ये 3 पॉइंट जो हैं इनसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और एग्जाम में इनको लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना चाहिए फूड सबके लिए। ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हम नहीं बोलेंगे कि फूड सिक्योरिटी है। एक्सेसिबिलिटी, अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो भी हम बोलेंगे कि फूड सिक्योरिटी नहीं है। अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तभी हम बोलेंगे कि फूड सिक्योरिटी नहीं है। अब अवेलेबिलिटी से क्या मतलब है, तो अवेलेबल कैसे होगा फूड। मान लो हमारी पॉपुलेशन जो है वो 130 करोड़ है और फूड जो है वो 100 करोड़ का या 20 करोड़ का या 30 करोड़ का है, तो हम बोलेंगे कि ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, 130 करोड़ की आबादी है तो हमारे पास 130 करोड़ लोगों का भोजन होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये अवेलेबल है सबके लिए। अब दूसरी बात आती है एक्सेसिबिलिटी की। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये कंट्री है हमारी और यहाँ पर 130 करोड़ लोगों का अनाज है, लेकिन ये जो हिस्सा है कंट्री का, यहाँ तक ये अनाज नहीं पहुँच पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है एक्सेसिबल नहीं है सबके लिए। ठीक है, अब मान लो कि ये यहाँ तक पहुँच गया अनाज और इसको कोई खरीद नहीं पा रहा, कई गरीब लोग जो हैं वो इसको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि अफोर्डेबल नहीं है। तो ये तीनों ही चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक हम बोलेंगे कि फूड सिक्योरिटी नहीं है। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तब हम बोलेंगे फूड सिक्योरिटी है। आई होप आपको क्लियर आज हो गया होगा। अब देखो, फूड सिक्योरिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, जिसको हम पीडीएस बोलते हैं, और गवर्नमेंट विजिलेंस के ऊपर। और जब फूड सिक्योरिटी को कोई थ्रेटन हो, मतलब कोई अकाल आ गया, कोई सूखा पड़ गया, कोई भूकंप आ गया, इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से एक्शन लिया जाता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एंश्योर फूड सिक्योरिटी। कैसे करेंगे एंश्योर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। अवेलेबल कैसे करेंगे अब आप सबके लिए, देखो गवर्नमेंट को स्कीम्स चलानी चाहिए, किसानों को पहले तो एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह से फसलें उगानी चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं फसलें बोने की वो बतानी चाहिए किसानों को। उसके अलावा किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए, फैसिलिटीज़ चलानी चाहिए और डेवलप करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको करके अवेलेबल हो सकता है फूड। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो ये अवेलेबल है अब हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में इतना अनाज है कि हम लगभग 6-7 महीने तक बिना नया अनाज जो है उसको यूज़ किए पुराना खा सकते हैं। ठीक है, अब एक्सेसिबल कैसे होगा। मान लो मैंने जैसे आपको बताया कि किसी एक ही हिस्से में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेसिबल कैसे बनाएंगे उसको। एक तो उसको यहाँ से उठा के अलग अलग जगह पर पहुँचाना पड़ेगा। हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक्सेसिबल बनाने के लिए अच्छे रोड डेवलप होने चाहिए, अच्छी जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो अच्छे बनने चाहिए। उसके अलावा हमारे पास स्टोरेज का सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि हम उसको ले जाके कहीं स्टोर कर पाएँ। ठीक है, जहाँ पर कमी होती है फूड की। अफोर्डेबल से, अफोर्डेबल कैसे बना पाएंगे, तो अफोर्डेबल की बात करें हम तो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे सकती है। कम रेट के ऊपर गवर्नमेंट जो है उसको ख़रीदना चाहिए और गरीब लोगों को उससे भी कम रेट में उसको, मतलब गवर्नमेंट को अच्छे रेट देने चाहिए पहले तो किसान को, और कम रेट में गरीब लोगों को तक उसको पहुंचाना चाहिए। तो इस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी को। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम व्हेन फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी होती कब है, पुअर सेक्शन जो है इसकी तो हमें पता ही है, और रिच में कब होती है ये डिस्कस करेंगे हम। तो पुअर सेक्शन जो है ये तो हमेशा ही सफ़र करता रहता है। अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, हर कंडीशन में ये मरता ही रहेगा पुअर सेक्शन। ठीक है, तो ये जो हैं हमेशा ही रहते हैं। अब रिच लोगों के ऊपर आप सोचेंगे कि रिच लोग जो हैं उनको तो फूड इनसिक्योरिटी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती है। नेचुरल जब क्लाइमेटीज आती हैं, भूकंप आ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, तो इस तरह की सिचुएशन में जब फूड पैदा ही नहीं होगा तो
कितना भी पैसा हो आपके पास नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। अब बात करें हम फूड सिक्योरिटी सिस्टम है कैसा, तो इसमें देखो कैसे काम करता है फूड सिक्योरिटी सिस्टम। तो एक बफर स्टॉक होता है हमारे पास और दूसरा होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। बफर स्टॉक क्या होता है, अब देखो स्टॉक से ही समझ आ रहा है कि स्टॉक कर लेना, एक मतलब फूड को स्टोर कर लेना, फूड ग्रेन जो है उसको स्टोर कर लिया जाता है बफर स्टॉक में, ठीक है। करता कौन है, तो ये FCI करती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये प्रोक्योर करती है फूड को, और उसके बाद ये क्या करती है, पहले मतलब ये फूड जो है उसको स्टोर कैसे करती है, तो ये किसानों को प्री अनाउंस्ड प्राइस देती है, जिसको कि बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये पहले से ही प्री अनाउंस्ड मतलब पहले से ही बोल दिया होता है, फसल जब शुरू अभी मतलब पैदा नहीं हुई, बीजना जब शुरू किया उसी टाइम बोल देंगे कि ये जो है फार्मर्स को हम इस रेट के ऊपर जो है आपकी ये सारी चीज़ें खरीद लेंगे, तो इसको बोलते हैं प्री अनाउंस्ड प्राइस। इससे क्या होता है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद होती है ये, क्योंकि ये बाढ़ आए सूखा आए जो मर्जी हो, मतलब इस रेट के ऊपर, मतलब अगर ज़्यादा पैदावार हो जाती है कई बार और किसानों को कम रेट मिल रहे होते हैं, तो उस टाइम में भी ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये इनको मिल ही जाएगा, ठीक है। MSP, इसको ध्यान रखना है आपने, ये टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, ठीक है। होता क्या है ये प्री अनाउंस्ड प्राइस होता है किसका, FCI का। FCI ने प्री अनाउंस्ड किया होता है प्राइस, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो FCI जो है इस फूड को, ये जो स्टोर करती है, बफर स्टॉक बनाती है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है पुअर जो होते हैं, जो उनको लोअर प्राइस पर, जो कि मार्केट में चल रहा होता है उससे कम प्राइस के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इस जिस प्राइस के ऊपर इसको ये डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको बोलते हैं इशू प्राइस। समझ आ गया, मुझे लगता है समझ आ गया होगा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात करें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की या PDS की, तो PDS की तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। क्या होता है, बफर स्टॉक यहाँ पर गवर्नमेंट जो है स्टोर कर लेगी, उसके बाद क्या होगा, ये जो है जहाँ पर कमी होगी अनाज की, यहाँ से मतलब स्टोर होते हैं गवर्नमेंट के जगह जगह। मान लो यहाँ पे कोई चीज़ पैदा हो रही है तो यहाँ पर इन्होंने ख़रीद लिया, और उसके बाद अपने जो अलग अलग स्टोर हैं वहाँ पर जाकर इन्होंने इसको डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम नेशनल फूड सिक्योरिटी की। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये आया था 2013 में, और इसने कवर किया था 75 रूरल एरिया की पॉपुलेशन को और 50% अर्बन एरिया की पॉपुलेशन को। क्या होता है इसमें क्या किया गया, तो इसमें सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर फूड ग्रेन जो है वो दिया गया TPDS को, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। मतलब टारगेटेड एक पॉपुलेशन थी, जिसको आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो टारगेटेड पब्लिक थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, जिसको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला गया, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब बेनिफिशियरी की बात करें हम, बेनिफिशियरी कौन थे, तो SCs, STs, OBCs, माइग्रेट्स, नर्सिंग वुमेन और स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये सारे जो है बेनिफिशियरी थे इसके। अब राशन शॉप जो थी इसके अंडर मतलब राशन कार्ड दिए गए लोगों को, और राशन कार्ड कितनी तरह के, 3 तरह के, अंत्योदय, BPL, APL, ठीक है। राशनिंग सिस्टम जो था ये कब स्टार्ट हुआ था, तो जब बंगाल में फेमाइन आया था, ठीक है, 1943 में, 1943 में जब अकाल पड़ा बंगाल में, उसके बाद ये महसूस किया गया कि हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि राशन जो है जब ऐसी कोई कैलेमिटी आए तो हम राशन सब तक पहुंचा पाएँ, ठीक है। अब 3 इम्पॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम जो थे वो कौन से थे, तो एक तो PDS हमने डिस्कस कर लिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट जो है एक जगह इकट्ठा कर लेती है अनाज को, उसके बाद उसको डिपो में सेंड करती है और उसके बाद जो है पब्लिक तक पहुंचाया जाता है ये, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो जैसे कि हमारे आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए, या जो नर्सिंग वुमेन है या जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उन वुमेन को आंगनबाड़ी के थ्रू राशन दिया जाता है या कुछ और चीज़ें दी जाती हैं, बिस्किट दिए जाते हैं, दलिया दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। फिर मिड डे मील जो है आंगनबाड़ी के बाद जब बच्चा स्कूल में जाता है तो मिड डे मील दिया जाता है। तो इस तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट की सर्विसेज जो हैं इस तरह की चलाई जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा और सर्विसेज भी होती हैं। नेक्स्ट है फूड फॉर वर्क। कई गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई कि फूड फॉर वर्क, काम के बदले फूड देना, ठीक है।
अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो थी, जो चलाई गई थी, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो रैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 RPDS ये चला था फॉर बैकवर्ड ब्लॉक्स, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में बैकवर्ड ब्लॉक्स होते हैं, जैसे हमारा नदान ब्लॉक है, तो इसके लिए दिया गया ये स्कीम चलाई गई थी इनके लिए, जो बैकवर्ड ब्लॉक्स होते हैं। हमारा ब्लॉक जो है बैकवर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। 1992 में ये शुरू हुआ था, रैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था जून 1997 में। और इसमें क्या था, 3 तरह के कार्ड, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, पुअर के लिए BPR और APL और डिफरेंट रेट्स के ऊपर इन्होंने स्टार्ट किया अनाज को, ठीक है, देना। अंत्योदय अन्न योजना ये स्टार्ट हुई थी 2002 में, AAY भी बोलते हैं इसको, और ये पुअरेस्ट के लिए थी, जो पुअरेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो लोग होते हैं उनके लिए 2 और 3 रुपये किलो के हिसाब से अनाज देने के लिए। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा अन्न योजना, ये 2000 में शुरू हुई थी। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए थी, जिसमें फ्री राशन दिया जाता था सीनियर सिटीजन को। नेक्स्ट है चैलेंज ऑफ PDS के चैलेंजेस कौन कौन से हैं? तो अब चैलेंजेस की बात करें, खुद सोचिए आप कि यहाँ पर अनाज जो है पैदा हो रहा है और बाकी इतनी बड़ी कंट्री में पहुँचाना है, तो क्या क्या समस्याएं आ जा सकती हैं। तो सोचिए, देखो पहली बात, किसानों से इसको लिया जाएगा तो उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। तो पहले स्टोर के लिए एक समस्या है कि इतने बड़े बड़े स्टोर कहाँ बनाएंगे, ठीक है। चलो मान लिया स्टोर बना लिया, तो उसके बाद उसके रख रखाव की कीड़ा लग जाता है या पानी गिर सकता है, बरसात होती है, तो इस तरह से अनाज सड़ जाता है, ये भी एक समस्या है, सड़े ना, ठीक है। उसके बाद देखो अनाज तो यहाँ पर है, हो सकता है समस्या यहाँ हो, तो क्या होना चाहिए, जो ये डिपो हैं, जो ये स्टोर हाउस हैं, ये अलग अलग जगह पर बनने चाहिए, ठीक है। चलो मान लिया अलग अलग जगह पर बन गए, अब पहुँचाना कहाँ है? समस्या तो ये भी है ना कि यहाँ पर पहुँचाना भी पड़ेगा। पहले तो समस्या ये थी कि ये होने चाहिए, अब बना लिए तो यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, पहुँचाएंगे कैसे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और बाकी इनमें फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, इनके रख रखाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं, जो हो सकती हैं, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आंसर कर सकते हैं किसी भी तरह से। ये आपके माइंड में सारी चीज़ें हैं, बस लिखना आपको है, दिमाग उस टाइम आपने चलाना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं हमें इस क्वेश्चन में ऐड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। चलते हैं आगे। तो अब बात करते हैं हम रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनका क्या रोल होता है? तो देखो, एक तो PDS जो शॉप हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स जो हैं, वो इन्हीं के द्वारा चलाई जाती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी देखना आप, जहाँ पे आपको राशन मिलता है वहाँ पर लिखा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये उन्हीं के द्वारा चलाई जाती हैं। ये देखो मिल्क वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं, वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड कर सकती हैं या करती भी हैं। अमूल मदर डेयरी की बात करें, हम मिल्क प्रोवाइड करते हैं और ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसके बाद हम बात करें तो ये NGOs जो हैं, इनको भी सेटअप करती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और जो काम करते हैं लोगों की फूड सिक्योरिटी को देखते हैं। बहुत से NGOs ऐसे हैं। नेक्स्ट है, ये जो हैं जो गवर्नमेंट की फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करती हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसे बनाओ, या फिर ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह से इनका प्रभाव जो है काफ़ी रहता है। अगर आगे हम बात करें एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, PDS की एडवांटेजेस क्या हैं, तो देखो एक तो स्टेबिलिटी आती है प्राइसेस में, जो बार बार कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं वो नहीं होती। दूसरा है फूड अवेलेबल हो जाता है सबके लिए, ठीक है। अवॉइडिंग ये जो है हंगर और फेमिनाइन जैसी सिचुएशन जो होती हैं उनसे निपटने में मदद करता है। उसके बाद इंक्रीज़ ग्रेन प्रोडक्शन, तो ये ग्रेन जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद इनकम भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड, जिससे इनकम सिक्योरिटी बनती है। तो ये था लेसन नंबर 4। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिलती रहे। थैंक यू।